जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट वर्ड, नॉन फाइनाइट वर्ड, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये चार चीज़ें बताई थी। स्पेशली फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल देके नॉन फाइनाइट वर्ब का, प्रिंसिपल क्लॉज का भी एग्जांपल दिया था और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को बुक में ही समझाया था। उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा ऐसे है कि आपको कब थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। किसी वाक्य में दी गई वह क्लॉज जो स्वयं में पूर्ण ना हो तथा अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वाक्य के प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि राधा आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एक तरह का ये कंडीशनल लगता है, मतलब एक शर्त है कि अगर राधा आएगी तो ही मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी मैं आपको और आसान तरीके से समझाऊंगा। अब इसमें भी देखो देखो सेग्रीगेट किया गया है अलग अलग। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और यदि राधा आएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब इसको ये समझना है, हमें इतना इस तरह से समझना है कि कौन सा काम इसमें स्पेशली मेन क्लॉज के रूप में यूज़ हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में कौन सा काम हो रहा है। तो इसमें देखिए एग्जांपल लिखा है साफ साफ, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन किसको? राधा को। और कब? जब वो आएगी। इसका मतलब ये वाला कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। यदि राधा आएगी, तो यदि राधा आएगी अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये पूर्ण मीनिंग नहीं निकल रहा है। यदि राधा आएगी तो ही कुछ होगा, यही समझ में आता है ना। तो ये सेंटेंस को इस तरह से समझना है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें यहाँ से, मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर हम देखें यदि राधा आएगी तो इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है तब तक, जब तक हम इस सेंटेंस को इससे जोड़ नहीं देते हैं। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इस पर आधारित है, मतलब इसी पर डिपेंडेंट है। अगर इसका मतलब निकलता है तो ही इसका मतलब निकलेगा, अगर इसका मतलब नहीं निकलेगा तो इसका तो बिल्कुल नहीं निकलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है संगीता के सोने से पहले अरविंद चला गया था। ठीक है, अब इसको समझते हैं। अब इसमें ये देखना है कि पहले क्या काम हुआ, किस पर मेन फोकस है हमारा। अरविंद चला गया संगीता के सोने से पहले, मतलब संगीता सोई नहीं, संगीता के सोने का काम डिपेंडेंट है अरविंद के जाने पर। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, अरविंद चला गया, ये काम पहले हुआ, ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, ये मेन वर्ब हो गया, मेन काम हो गया यहाँ पर। संगीता के सोने से पहले, संगीता के सोने का काम बाद में हो रहा है। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसी पर आधारित है। अगर आप केवल इतना देखते हैं, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप केवल इतना पार्ट देखते हैं, अरविंद चला गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब आप इसको समझिए संगीता के सोने से पहले, तो संगीता के सोने से पहले क्या हुआ पता नहीं चलेगा। इसलिए ये वाला पार्ट इस पर आधारित है। इसी पर आधारित का मतलब ये है कि इसी पर डिपेंडेंट है। अगर इसका मतलब निकलेगा तो ही इसका निकलेगा, अदरवाइज दोनों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ढक लूँ, यहाँ पर इसको हटा दूँ, ठीक है, संगीता के सोने से पहले अरविंद वाला, अरविंद चला गया था, इसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। इसमें ना तो हमें टाइम की ज़रूरत है, ना हमें कोई कंडीशन लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। अरविंद चला गया था, इसका क्लियर मीनिंग निकल रहा है। लेकिन अगर हमने अरविंद को ढक लिया संगीता के सोने से पहले, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इस वजह से ये जो क्लॉज है ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। ठीक है, और जो पहले वर्ड आ रहा है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, मतलब इसमें इसको जोड़ा जा रहा है पहले बिफोर वर्ड से। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको पढ़ाया गया था और के द्वारा, मतलब और, जैसे उसमें मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने बताया था, एक अरविंद आया और मीरा चली गई, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था। ठीक है, और ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है जो पहले इन दोनों वर्ड को जोड़ रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा, इसी बुक में है, मैं आपको ऊपर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए लास्ट वाला जो मैंने बताया था उसमें ये था। ठीक है, अरविंद आया और मीरा चली गई, तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था? और। ठीक है, अब जो अभी हम कर रहे हैं अभी अभी फिलहाल के लिए, इसमें एक वर्ड है पहले, बिफोर, ये बिफोर वर्ड आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। लेकिन अगर हम क्लॉज की बात करें तो अरविंद चला गया प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, अब इतना ही आपको समझना था सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और
कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या मतलब सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है। सो जब मैं आपको ये कराऊंगा क्लास में तो आपको बस समझा दूंगा, बता दूंगा अच्छी तरीके से कि किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किस तरह से इनको अलग अलग किया जाता है, ताकि आप आसानी से इनको समझ पाएँ और बना पाएँ। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक डेफिनेशन लिखा हुआ है द सेंटेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट हाँ एक बार समझने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है हमें। ठीक है, सो देखिए लिखा है द सेंटेंस। सो द सेंटेंस, इसका एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया, मीन्स डेफिनेशन दिया है। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज अ कंप्लीट इन इटसेल्फ, typically containing a subject and predicate and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses। इसका मतलब ये देखिए, अब यही चीज़ मैंने 7th क्लास में जब पढ़ाया था तो उसमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी सेंटेंस का। ठीक है, अ सेंटेंस इज समथिंग विच कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। आई मीन कुछ इस तरह का एक सेंटेंस था, एक डेफिनेशन थी, बट यहाँ पर देखिए कितना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, शब्दों का वह समूह जो स्वयं में सार्थक हो तथा उसमें उद्देश्य विधेय भी दिया गया हो, जिसमें कम से कम मुख्य क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसे ही राइट्स, डज, शी स्लीप। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सेंटेंस की, और हिंदी में भी दिया है तो मुझे आपको समझाना नहीं है। अब यहाँ पर दिया है विधेय, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपको पता होगा, जिसमें उद्देश्य होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट मतलब विषय वाली बात नहीं हो रही है, जो सब्जेक्ट हमारा करता होता है, काम करने वाला उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। इसको जल्दी से मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में यहाँ से बनाऊंगा तो आपको समझाता चलूँगा। फिर देखिए लिखा नंबर 3, फरहान वॉज स्लीपिंग, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, when will your father return? पूनम राइट्स बट रानू लाफ्स। तो ये सेंटेंसेस दिए हैं, और इनमें ये भी दिया है कि कौन सा दो क्लॉज में है, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेटिंग वाला क्लॉज हमने पढ़ा था। ठीक है, किसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, या किसमें इसके अलावा भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये सारा चीज़ इसमें दिया है, लेकिन वो हमें सेग्रीगेट खुद करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिया दिखा है अटेंशन, मतलब ध्यान दे। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए, ये भी एक रूल है। असर्टिव एवं इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप अवश्य लगाना चाहिए। अब जब हम सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे अभी आगे, तब हम आपको बताएंगे इम्परेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अब ये असर्टिव कुछ नहीं होता है, इम्परेटिव बहुत सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बस इंग्लिश में देखकर हमें लगता है ये क्या है क्या नहीं बला है। ठीक है, तो ये हैं कुछ नहीं, बहुत सिंपल होते हैं। जब हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। सो अगला वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा वो द सेंटेंस से बनाऊंगा, और यहाँ से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप इतना जब मैं अपलोड कर दूंगा आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। प्लीज़ आप मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बताते रहिए, ताकि जो नहीं समझ में आया हो आपको वो मैं आपको बता सकूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।